हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 10 के अंतर्गत, जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनको किस तरह से उन्हें हम बचाने का कार्य करें, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें उपयोग किस तरह से करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो होते क्या हैं, या फिर किसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स खास रूप से क्या होता है। तो अगर हम बात करें जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, तो ऐसे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर वो सारे तत्व जो हमें बिना पैसे के उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब किसी भी जीवधारी को, चाहे वो एनिमल हो या फिर वो प्लांट हो, कोई भी हो, सबको अगर वो बिना पैसे का उपलब्ध हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हवा है, हवा, उसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर जैसे हमें गर्मी लग रही है, हमें फ़ैन की ज़रूरत पड़े या फिर हमें कूलर की ज़रूरत पड़े, एसी की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन नेचुरल तरीके से जो हवा मिलती है उसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से जल की हम बात करें तो पानी के लिए भी हमें पैसा नहीं देना होता है। हमें आसानी से जो बारिश का पानी होता है, वर्षा का जल होता है, वो हमारे भी खेतों खलिहानों में आता है, दूसरे पड़ोसी के यहाँ भी जाता है। उसके अलावा दूसरे देशों में भी वही सेम एटमॉस्फेयर की वजह से बारिश हो रही है, तो इसके लिए भी हमें किसी भी तरह की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। लेकिन अब अगर आप दूसरे पहलू में देखेंगे तो जो बॉटल बंद पानी होता है, पैकेज्ड जो वाटर होता है, उसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से, जैसे कुएं का पानी है, हैंडपंप का पानी है, उसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर हम पैकेज्ड वाटर का उपयोग करेंगे, एक तरह से बोतल बंद पानी का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे हमें पैसा देना होगा। तो कुल मिला के अगर हम उसको कंसीडर नहीं करके चलेंगे, क्योंकि वो हमारी अपनी प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है हमें पैकेट वाटर का उपयोग करने के लिए। तो हमें एक तरह से नेचुरल वाटर पे हम डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, और हम जो हमारा खास रूप से जैसे कुआं है या फिर हैंडपंप है, अगर हमें विश्वास है कि जो ग्राउंड वाटर है वो पानी एक तरह से पोल्यूटेड है, तो उसकी वजह कौन है, हम ही लोग तो हैं उसकी वजह। तो वो अलग बात है कि हमने अपने लिए ही वो पैकेज्ड वाटर बनाया है, किसी दूसरे जानवर को तो हम पैकेज वाटर देते नहीं हैं। कुत्ते, बिल्ली या फिर जो दूसरे जंगली जानवर हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल हैं, उन्हें तो हम बिसलरी का पानी पीने के लिए देते नहीं हैं, तो वो तो हम लोग केवल अपने लिए उपयोग करते हैं। वैसे भी जो पैकेज्ड वाटर होता है वो नेचुरल वाटर के कंपेयर में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो बीओडी लेवल होता है वो इससे डिस्टर्ब होता है। साथ ही उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, उसमें एक होता है जो पर्टिकुलर सस्पेंडेड मैटर होते हैं, उसमें TDS उसका होता है, टोटल TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो उसका TDS भी नेचुरल वाटर के कंपेयर में ठीक नहीं होता है। तो जो पैकेज्ड वाटर या ड्रिंकिंग वाटर होता है वो नेचुरल वाटर से बेहतर नहीं होता है। तो अगर हम फिलहाल इन सभी मुद्दों पे चर्चा न करके देखें तो जो जल है, जो पानी है, वो भी हमें नेचुरल तरीके से मिल जाता है, उसके लिए भी हमें किसी भी तरह की कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। साथ ही आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो पृथ्वी में भी 4 तरह के पार्ट होते हैं। तो उसमें जैसे एक हिस्सा उसका धरातल है, बाकी 3 हिस्से क्या है, ऑलरेडी जलाशय है। तो ऐसी स्थिति में जल की मात्रा पर्याप्त है हमारे पृथ्वी पे, तो वो भी एक तरह से नेचुरली हमें ईजिली अवेलेबल है। अगर हम बात करें मृदा की, मिट्टी की, तो मिट्टी के लिए भी हमें किसी भी तरह का कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता है। चाहे अगर आप देखते हैं जब तक मानव जीवित रहता है, लेकिन अब देखिए हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी बन रहा है। तो आप ध्यान देते हैं, लोग घर बनाने के लिए, मकान के लिए, खेती करने के लिए लोग ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन नेचर ने हमें खरीदने और बेचने के लिए नहीं कहा है। नेचर ने हमें अगर हम जैसे मान लीजिए अलग अलग धर्म की मान्यताएं होती हैं, कोई व्यक्ति मर रहा है तो मरने की वजह से कुछ लोगों को दफनाया जाता है, तो हो सकता है वो ज़मीन को खरीदे और किसी
पर्टिकुलर स्पेस को खरीदें और वहाँ पे उसे दफन करें। तो हम खरीद के अगर अपने किसी सगे संबंधी को दफन करने का काम कर रहे हैं तो नेचर ने तो हमें बेचने के लिए या खरीदने के लिए अलाउ किया नहीं है। नेचर ने तो सबके लिए एक जैसे थे, लेकिन हम उस पर अपना मालिकाना हक जताएं और उसे खरीदें या बेचें। मकान बनाने के लिए हम ज़मीन को खरीदें या बेचें, खेती करने के लिए ज़मीन को खरीदें या बेचें, तो ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। नेचर के तरफ से अगर हम देखें तो ये हमें वैसे ही उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल उपलब्ध है। इसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई कॉस्ट नहीं पे करनी होती है। वैसे भी अगर आप देखें, आप अगर खरीदने और बेचने की ही बात करें तो कोई भी ज़मीन खरीदने या बेचने से नष्ट नहीं हो जाती है। जो मृदा है वो खरीदने और बेचने से भी नष्ट नहीं हो रही है। आप उसको कितना भी खरीदिए, आज आप खरीदेंगे, कल आपका बच्चा खरीदा, फिर उसके बच्चे का बच्चा खरीदेगा। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी सतत चलती रहेगी और हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये ज़मीन यहीं की यहीं रहती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है। ये एक तरह से इसमें हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज जो है वो भी ऑलरेडी हमें इसी मृदा संपदा से या फिर नेचर से ही प्राप्त होते हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इन्हीं को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। चाहे वो हवा है, जल है, मृदा है, खनिज है, ये नेचर में पहले से अवेलेबल हैं, पहले से नेचर के अंदर पाए गए हैं, प्रकृति में उपस्थित हैं। तो इन सब को हम लोग कॉमन रूप से क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहेंगे। अब दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो जो नेचुरल रिसोर्स होता है इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 पे हम यहाँ पे देखेंगे अक्षय संसाधन, इन्हें इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। तो जो अक्षय संसाधन होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, इनकी क्या खास बात है? ये रिन्यूएबल एनर्जी एक तरह की होती है। मतलब इससे हम दोबारा यूज कर सकते हैं और ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। जैसे हम देखें हवा कितनी भी चले, आज यहाँ से गुजरी, कल वहाँ से गुजरेगी और वो हवा नष्ट नहीं होगी, वो हमेशा इस नेचर में बनी रहती है। जैसे कुछ नेचुरल फिनोमिनॉन होते हैं उसकी वजह से हवाएं चलती हैं, कहीं टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन होता है, इन कई कारणों की वजह से हवाएं चलती हैं। तो हवा इसी नेचर में है, इसी प्रकृति में है, वो कहीं से आती नहीं है, वो हमेशा इस नेचर में बनी रहती है, गैसों के रूप में है जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से चलने लगती है, गति करती है, मूवमेंट करती है। इसी तरह से जैसे मृदा है, मृदा भी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। आप उसे कितना भी क्षति पहुंचाइए, नुकसान करिए, खेती करिए, घर बनाइए, मकान बनाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आपका घर और मकान भी टूट जाएगा, खेती भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन मिट्टी वहीं की वहीं रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आना है, उसमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आनी है। साथ ही अगर हम बात करें जल की तो अब हमें पता है पृथ्वी तो एक ही भाग है, 3 भाग तो ऑलरेडी इसके जलाशय हैं। अब आप 3 भाग जलाशय को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप जब मिट्टी को नहीं नष्ट कर पा रहे हैं, नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, तो 3 भाग जलाशय तो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से ये भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स हैं। और वही जो 3 भाग जलाशय है, वहीं की का जो जलाशय है, जल है, वो खास रूप से सूर्य की उष्मा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है, एक तरह से वाष्पीकरण की क्रिया होती है और उसी से बादलों का निर्माण होकर फिर वो बारिश के रूप में हमारा जो लैंड इकोसिस्टम है या फिर जो लैंड एरिया है उस पर आके बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। तो एक तरह से वायु, मृदा और जल ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जिन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है और ये अपने से भी कभी नष्ट नहीं होंगे जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहेंगे, अक्षय संसाधन कहेंगे, जो कभी नष्ट नहीं होंगे और नेचर के द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे क्षयशील संसाधन, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो ये जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं तो इनका क्या काम होता है? ये एक तरह से क्या होते हैं, एक बार जब हम इनका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा ये उपयोग में नहीं आ पाते हैं और एक ही बार के उपयोग करने से ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें खनिज, तो हमारी पृथ्वी के अंदर ही खनिज पदार्थों की भी नेचुरल तरीके से, बेशक वो हमारे नेचर में हैं, हमारी प्रकृति में हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, लेकिन अगर हम इनका गलत तरीके से उपयोग करना शुरू करेंगे, किसी भी मिनरल्स को, खनिज पदार्थ को आप एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आ रहा है।
तो जो खनिज है उसे हम केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कोयला है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। हमारे नेचर में इसका भी एक फिक्स बैलेंस है। अगर आप जैसे पता चला बिजली जो हम लोगों के यहाँ फ्री में आ रही है, उसकी बेशक कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए हमें अलग से कोई मशीनरी नहीं लगानी होती है, कोई अलग से पावर स्टेशन नहीं बनाना होता है। वो बांध से होते हुए कई तरह के पावर स्टेशन और उसके अलावा पावर हाउसेस से होते हुए हमारे घर तक ट्रांसफार्मर के माध्यम से पहुंच रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या वो बिजली डायरेक्ट कहाँ से आ रही है? तो ऐसी स्थिति में उसको बनाने में बड़े पैमाने पे कोयला नष्ट होता है। इसी तरह से जैसे मिल है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, दूसरे जो कंपनियां चल रही हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पे कुछ कंपनियों में जैसे ईंट के भट्टे हैं, वो भी एक तरह से इंडस्ट्री भी आप उसे कह सकते हैं। तो उनमें बड़े पैमाने पे कोयला उपयोग किया जाता है और कोयले के उपयोग से वो अपने पूरा कारोबार संपन्न करते हैं। अब कोयला आता कहाँ से है? कोयला इसी नेचर में जो करोड़ों सालों तक या फिर हजारों सालों तक जो ऑर्गेनिक हैं, एक तरह से एनिमल है या फिर प्लांट है, वो पृथ्वी के नीचे दब चुके हैं और उनके दबने से वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं, एक तरह से मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। उन्हीं को हम लोग कोयले के तौर पर उपयोग करते हैं। तो उनकी भी एक निश्चित मात्रा है। अगर उन्हें हम कंटिन्यू इसी रेशियो से यूज करते रहे, इसी तरीके से यूज करते रहे, तो आने वाले समय में उनका जो मतलब एक तरह से उनकी जो मात्रा है, उनका जो टोटल रिसोर्स है, वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा और फिर भविष्य में हमें वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। हम नेचुरल तरीके से कोयले को का फॉर्मेशन नेचर करती है, न कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है। और ह्यूमन के मनुष्य के या ह्यूमन के बस की बात भी नहीं है कि वो बड़े पैमाने पे कोयले का उत्पादन करे या फिर कोयले का निर्माण करे। ऐसी अभी कोई टेक्निक डेवलप नहीं की गई है या फिर साइंस में ऐसा कोई अभी तकनीकी पता नहीं चला है। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। आप देख रहे हैं आए दिन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। क्या रीज़न है? उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्स कम होता जा रहा है। धीरे धीरे पेट्रोल जो जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह से पेट्रोल भी जैसे सीरिया है, इराक है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कच्चे तेल निकाले जाते हैं, उसे रिफ़ाइन किया जाता है और कई तरह की प्रोसेस से वो गुजरता हुआ फिर पेट्रोल का फॉर्मेशन, डीजल का, बाकी दूसरे बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो उसकी भी एक मात्रा निश्चित है, वो भी एक मतलब फिक्स बैलेंस उसका भी है। अगर उसे भी हम कंटिन्यूसली इसी तरह से यूज करते रहें तो आप जानते हैं कि इस समय लगभग सभी देशों में पेट्रोल, डीजल और से चलने वाली गाड़ियां हो, मोटर वाहन हो या फिर दूसरे उपकरण हैं, वो उपयोग किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम के क्षेत्र में खास रूप से, उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगेगी। तो ये भी एक वजह है कि जिस वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसे भी आप एक बार जो पेट्रोल जल गया फिर वो दोबारा उसे हम रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से जैसे जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल भी अगर एक बार फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन कोई भी है, वो अगर नेचर में जैसे कोयले का फार्मेशन हो उसी तरह से फॉसिल्स का भी फार्मेशन होता है। अब फॉसिल्स भी अगर हमारे पहले से नेचर में हैं और उसका यूज अगर हम कर रहे हैं डेली लाइफ में अपने या फिर अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो जीवाश्म ईंधन है वो भी एक तरह से नष्ट हो जाएगा और फिर दोबारा उसे भी हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ कारण होते हैं। तो ऐसी ऊर्जा के स्रोत या नेचुरल रिसोर्स जो एक ही बार के उपयोग करने से ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या फिर उसी को कहा जाएगा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। मतलब इन्हें हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, एक ही बार के उपयोग से ये पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं तो पेट्रोल तो हम बार बार उपयोग करते हैं, तो हम जो पेट्रोल एक बार यूज करते हैं उसे दोबारा नहीं यूज करते हैं, उसे एक ही बार यूज करते हैं। वो एक बार जल जाता है, उसका कंबस्शन हो जाता है, वो जल जाता है, तो हम दोबारा पेट्रोल लेते हैं तो उसका पैसा देना होता है। तो जो दोबारा पेट्रोल हमें मिलता है वो फिर से नेचुरल रिसोर्स जहाँ से भी लिए जाते हैं वहाँ से वो लाया जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम इसी कड़ी में एक देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का शोधन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस।
तो मैंने अभी तक जो चर्चा की उसमें जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से रिन्यूएबल होते हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उस पर अभी तक मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे या फिर नष्ट हो रहे हैं, तो इन्हें हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं। तो इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। अब तो ऐसा तो है नहीं बिना बिजली के, बिना लाइट के हम लोग रहें, तो इसके दूसरे कोई साधन हो सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं या फिर कई देशों में ऑलरेडी ऐसी तकनीकियाँ उपयोग की गई हैं, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम का वो लोग उपयोग करके बड़े पैमाने पे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। बहुत कम मात्रा में यूरेनियम बड़े अमाउंट में बिजली उत्पन्न कर सकता है। और उसके कंपेयर में अगर हम कोयले को देखें तो कोयले बड़े पैमाने पे कोयले को जलाया जाता है, तब हमें जितनी बिजली मिलती है उतनी बिजली लेने के लिए हमें बहुत कम मात्रा में यूरेनियम खर्चा करना पड़ेगा। अगर उसे हम उपयोग करने लगें तो हमें बहुत कम यूरेनियम के उपयोग से ही बड़े पैमाने पे बिजली मिल सकती है। एक तो ये साधन है। दूसरा साधन है कि हम जो जैसे पवन चक्की का नाम आपने सुना होगा, तो अगर हम पवन चक्की के माध्यम से भी अगर चाहें बड़ी पंखियाँ लगा दें, पंखड़ियाँ लगाएं और उसमें कोई मोटर फिट कर दें और उससे कोई डायनेमो को कनेक्ट कर दें, तो उससे भी हमें एक तरह से कुछ बिजली मिल सकती है। लेकिन उससे कोई बड़ा शहर या गाँव की ज़रूरत नहीं पूरी की जा सकती है। किसी एक पर्टिकुलर जैसे कोई छोटा व्यवसाय है या फिर कोई एक या दो घर हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से विंड एनर्जी, ये हो गई विंड एनर्जी, अर्थात पवन चक्की के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखते होंगे कि जैसे जो समुद्र होता है, जो टाइडल इफ़ेक्ट होता है, उसमें जैसे ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार आता है फिर जाता है, तो पानी की लहरें एक बार किनारे की तरफ जाती हैं, फिर वो अंदर की तरफ ऐसे लौटती हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज करें, कोई ऐसी टरबाइन लगा दें, जब समुद्र की लहरें तेज़ी से किनारे की तरफ जाएं तो टरबाइन एक बार घूमेगी इधर, और जब वो फिर से लहरें लौटेगी तो फिर से टरबाइन घूमेगी। तो उस टरबाइन के घूमने की वजह से उसे कनेक्ट कर दे डायनेमो से, तो उससे भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। और लेकिन इससे भी किसी शहर की ज़रूरत नहीं पूरी होगी। तो जो हम लोग कोयले का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं, ये बड़े पैमाने पे करते हैं, और इससे हम लोग किसी शहर की या गांव की या एक देश की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे साधन हैं बिजली को उत्पन्न करने के, ये केवल किसी एक पर्टिकुलर स्पेस, गांव या शहर की ही, छोटे शहर या गांव होंगे तो उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इतना संभव नहीं है। हाँ, अगर एक दो घर हैं, मतलब एक दो कोई फैमिली है या फिर कोई दो चार परिवार हैं या फिर कोई छोटी सी कंपनी है, कारखाना है, जहाँ पे थोड़ी मात्रा में ही बिजली की ज़रूरत होगी, तो उनकी आवश्यकताओं को इससे भी पूरा किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है कि हम बिजली का उत्पादन अगर मतलब कोयले पे डिपेंड ना हो कि किसी दूसरे साधन पे डिपेंड होना शुरू करें, तो एक तरह से नेचुरल रिसोर्स को बचाया जा सकता है, कोयले को खास करके। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इसमें जो कुछ एनर्जी ऐसी होती है, कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसका हम बार बार उपयोग भी कर सकते हैं, तो उन्हें रिसाइकिल करें, रीयूज करें। जैसे आप देखते हैं कि जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं या फिर जो बॉटल्स वगैरह होती हैं, हम उनका वन टाइम यूज करते हैं, जबकि उसे चाहें तो हम कई बार यूज कर सकते हैं। तो उसे आप, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कुछ जो बॉटल्स वगैरह होती हैं उस पर इस तरह का कुछ सिंबल बना रहता है, इस तरह से कुछ सिंबल ऐसे बना रहेगा एरो में, और यहाँ पे 2, 3 ऐसे कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिसाइकल कहते हैं। तो जैसे ये जो सिंबल ऐसे त्रिभुजाकार, ये जो सिंबल ट्राइंगल में बना होता है, इसमें जो भी नंबर लिखा रहेगा इसका मतलब वो प्रोडक्ट उतनी बार रिसाइकल किया गया है। तो जैसे अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल है और उस पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे 3 लिखा है या फिर 2 ही लिखा है, 1 लिखा है, जो भी नंबर लिखा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट उतनी बार रिसाइकिल किया जा चुका है। तो एक तरीका ये भी है कि हम किसी प्रोडक्ट को बार बार रीयूज करें, रिसाइकल करें, तो इससे हम नेचुरल रिसोर्स को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही अगर दूसरे साधन हैं, जैसे ज़रूरत के अनुसार ही हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करें। जैसे जब हम पैदल जाके अगर कोई काम कर सकते हैं, तो लेकिन वहाँ भी हम अगर मोटर गाड़ी का उपयोग करें, वाहन का उपयोग करें, तो जाहिर सी बात है फालतू का डीजल पेट्रोल खर्चा करेंगे। इसी तरह से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके
अगर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर न करके हम पर्सनल साधन का उपयोग करते हैं एक तरह से, तो ऐसी स्थिति के कारण डीजल या पेट्रोल का कंबस्शन होता है। तो एक तरह से आप तो पर्सनली आपको तो लग रहा है कि मैं अपना खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन वो आप अपना नहीं खर्चा कर रहे हैं, एक तरह से आप नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर अगर हम लोग जैसे रेल हुआ, इसके अलावा जैसे एरोप्लेन हुआ और उसके अलावा जैसे बसेस हुई, अगर उनका उपयोग न करके हम पर्सनल बाइक का उपयोग करते हैं, कार का उपयोग करते हैं या पर्सनल किसी चीज़ का उपयोग करते हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसका उपयोग न करके पर्सनल तौर पे उपयोग करते हैं, तो उससे भी नेचुरल रिसोर्स बड़े पैमाने पे नष्ट हो रहे हैं। तो एक तरीका हम ये भी अपना सकते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो देश होगा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में जो नेचुरल रिसोर्स होंगे उनको ख़त्म करने का जो रेट होगी उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग नेचुरल रिसोर्स को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उनकी जो कमी है, उनका जो उपयोग है, उसकी उपयोग को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे हम नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। एक अंतिम में हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं संपोषित प्रबंधन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो विज्ञान है खास करके वो तेज़ी से विकसित होता जा रहा है, नई नई तकनीकियाँ विकसित हो रही हैं, और विज्ञान जितना भी विकसित होगा कुल मिलाकर जो नेचुरल रिसोर्स होंगे वो उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। अब क्या करें? अब तो देखा गया कि जब जैसे जैसे विज्ञान विकसित हो रहा है वैसे वैसे जो नेचर है उसे एक तरह से ह्यूमन बींग्स खास करके वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो देश हैं जैसे अमेरिका है, इंडिया है, कुछ ऐसे देश हैं डेवलप या डेवलपिंग कंट्री हैं जिनके माध्यम से एक नियम कानून कुछ बनाए गए कि हम बेशक डेवलप को तो रोक नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं, तरक्की करेंगे ही, नई नई तकनीकियों का विकास करेंगे, नए नए उपकरण बनाएंगे, नई चीज़ों की खोज करेंगे, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, हम विज्ञान के डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल रिसोर्स के डिस्टर्बेंस को रोक सकते हैं। वो जो बड़े पैमाने पे हम नेचर को एक तरह से आहत पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो ऐसी जो तकनीकी हैं, ऐसे जो स्टेप्स हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम विकास तो करेंगे लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर करेंगे कि हमारी नेचर को, हमारी प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुँचे, कम से कम नेचुरल रिसोर्स डिस्टर्ब हों, प्रभावित हों, और हमें हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे, हम नई नई तकनीकियों का विकास भी करते रहें, साथ में हमारा जो नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग कहते हैं क्या बोलेंगे इसे? संपोषित प्रबंधन हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ 10 का जो इस बार 2020 और 21 का जो सिलेबस है वो खास करके 30% जो कम किया गया है, उसके बेसिस पे आज आपका ये अंतिम चैप्टर था जो पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम किसी दूसरे चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस समाप्त होता है। किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट या कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, साथ ही जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।